दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तां, एपिसोड 161। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 21 नवंबर 1517 को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा। इस पर इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खान ने इब्राहिम लोदी का विरोध किया, जो कि कालपी का गवर्नर था। वो अफगानी परंपरा के अनुसार सल्तनत का विभाजन चाहता था, किंतु इब्राहिम लोदी अकेला ही सल्तनत का स्वामी बनना चाहता था। नया सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की तरह युद्ध प्रिय और दुस्साहसी व्यक्ति था, परंतु वह स्वभाव से उद्दंड और शंकालु प्रवृत्ति का था। इन दुर्बलताओं के कारण वो किसी भी अफगान अमीर का विश्वास पात्र नहीं बन सका और आगे चलकर उसे भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसका राज्य भी नष्ट हो गया। दिल्ली का सुल्तान बनते ही अर्थात 1517 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर सैनिक अभियान करने का निर्णय लिया। वो जानता था कि उसका पिता सिकंदर लोदी ग्वालियर के विरुद्ध कई बार असफल अभियान कर चुका था, इसलिए इब्राहिम लोदी ने इस अभियान के लिए नए सैनिकों की भर्ती की तथा अत्यधिक सावधानी के साथ युद्ध अभियान की तैयारी की। इस समय दिल्ली सल्तनत में केवल जलाल खान ही ऐसा व्यक्ति था जो इब्राहिम लोदी के विरोध में था। इसलिए इब्राहिम लोदी के अमीरों ने इब्राहिम लोदी को सलाह दी कि वो अपने भाई जलाल को कालपी से हटाकर जौनपुर का स्वतंत्र शासक बना दे, ताकि जलाल ग्वालियर अभियान में बाधा न डाल सके, क्योंकि ग्वालियर से कालपी केवल 150 मील दूर था। अफगान अमीरों का कहना था कि जलाल को स्वतंत्र राज्य मिल जाने से जलाल संतुष्ट हो जाएगा तथा अपने भाई इब्राहिम लोदी का विरोध करना बंद कर देगा, अन्यथा वो ग्वालियर के तोमर राजा के साथ मिलकर अभियान में बाधा पहुंचा सकता है। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अमीरों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उसने जलाल को जौनपुर का स्वतंत्र शासक बना दिया। जौनपुर का स्वतंत्र राज्य मिलते ही जलाल खान लोदी ने कालपी खाली कर दिया तथा अपने अमीरों एवं परिवार के साथ जौनपुर चला गया। किंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि सुल्तान इब्राहिम लोदी ग्वालियर के विरुद्ध अभियान की तैयारी कर रहा है, तो जलाल समझ गया कि उसे कालपी से क्यों हटाया गया है। इसलिए जलाल ने फिर से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस समय तक सुल्तान इब्राहिम की सेनाएं आगरा से ग्वालियर के लिए कूच कर चुकी थीं। इस कारण इब्राहिम की स्थिति दो पाटों के बीच फंसे घुन जैसी हो गई। इब्राहिम लोदी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने जौनपुर को स्वतंत्र करके बड़ी भूल की है। इसलिए इब्राहिम लोदी ने जलाल को आगरा आकर मिलने का आदेश दिया, परंतु जलाल ने आगरा आने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जलाल ने अवध पर आक्रमण करके वहां के गवर्नर सईद खां को परास्त कर दिया तथा अवध के सूबे पर अधिकार कर लिया। इस पर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का अभियान कुछ दिनों के लिए रोक दिया तथा अपनी सेना को जलाल पर आक्रमण करने भेजा। जलाल दिल्ली की सेना का सामना करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो अपनी पुरानी जागीर कालपी भाग गया। अब सुल्तान की सेना ने कालपी का घेरा डाला। जलाल बुरी तरह घबरा गया और वहां से ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर की शरण में भाग गया। अब इब्राहिम लोदी ने अपने अमीर आजम हुमायूं को ग्वालियर पर हमला करने के निर्देश दिए। दर्शकों को स्मरण होगा कि यह वही अंजाम हुआ था जिसने पूर्ववर्ती सुल्तान सिकंदर लोदी का बहुत विरोध किया था, किंतु बाद में उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आजम हुमायूं को कुछ पुस्तकों में आजम हुमायूं शेरवानी भी लिखा गया है। इस समय आजम हुमायूं शेरवानी दिल्ली सल्तनत के अमीरुल अमरा के पद पर नियुक्त था। उस समय चंबल नदी से लेकर काली सिंध नदी के बीच का बहुत बड़ा भूभाग ग्वालियर राज्य के अधीन था। बाबर ने इस राज्य की आय 2.25 करोड़ रुपए कूती थी। लोधी सुल्तान सिकंदर के समय से ही इस संपन्न प्रदेश पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत को फिर से उसी स्थिति में पहुंचाने का सपना देख रहे थे, जो स्थिति अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ करती थी। अतः इब्राहिम लोदी के साथ साथ अन्य अफगान अमीर भी किसी तरह ग्वालियर के तोमरों को नष्ट करके ग्वालियर पर अधिकार करना चाहते थे।
इसलिए आजम हुमायूं ने सुल्तान इब्राहिम के आदेश से ग्वालियर के विरुद्ध प्रस्थान किया। हरिहर निवास द्विवेदी ने अपने ग्रंथ ग्वालियर के तोमर में लिखा है कि सुल्तान इब्राहिम द्वारा आजम हुमायूं को आगे बढ़ाए जाने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उसे लगता था कि इस युद्ध में आजम हुमायूं अथवा राजा विक्रमादित्य तोमर में से जो भी परास्त हो, इब्राहिम लोदी का उन दोनों में से किसी एक विरोधी शक्ति से पीछा अवश्य छूट जाएगा। आजम हुमायूं स्वयं भी ग्वालियर पर आक्रमण करने को उत्सुक था, क्योंकि इससे पहले वो तोमरों से जौरा अलापुर के युद्ध में बुरी तरह पिट चुका था तथा अपनी पुरानी पराजय का बदला लेना चाहता था। इस समय आजम हुमायूं के पास 50,000 घुड़सवार थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने 30,000 घुड़सवार तथा 300 हाथी आजम हुमायूं की सहायता के लिए भेजे। इन 30,000 घुड़सवारों का नेतृत्व 14 मुस्लिम अमीर तथा 7 हिंदू राजा कर रहे थे। जैसे ही जलाल खां को ज्ञात हुआ कि सुल्तान की सेनाएं ग्वालियर पर घेरा डालने आ रही हैं, तो जलाल खां चुपचाप ग्वालियर का दुर्ग छोड़कर मालवा के खिलजी सुल्तान की शरण में चला गया। हरिहर निवास द्विवेदी ने लिखा है कि मालवा के खिलजी सुल्तान ने जलाल खां को शरण नहीं दी और उसे बुरी तरह से अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया। इस पर जलाल खां गढ़ कटंगा के राजा की शरण में पहुंचा। गढ़ कटंगा के राजा ने जलाल खां को पकड़कर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास भिजवा दिया। इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खां को कैद करके हांसी के दुर्ग में रखने के आदेश दिए। जब जलाल खां को दिल्ली में हांसी ले जाया जा रहा था, तब सुल्तान इब्राहिम लोदी के आदेश से जलाल खां की मार्ग में ही हत्या कर दी गई। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जब जलाल खां एक स्थान से दूसरे स्थान को भाग रहा था, तब उसे गोंड लोगों ने घेर लिया। गोंडों ने जलाल की हत्या कर दी तथा उसके डेरों का बहुमूल्य सामान लूट लिया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी का अपने विद्रोही भाई जलाल खां लोदी से पीछा छूट गया। अगली कड़ी में देखिए, इब्राहिम लोदी ने अपने विजयी सेनापति को छल से पकड़ लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।